बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टार्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है और अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ नई टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने पढ़ी, जैसे कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है। और स्टूडेंट्स, अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम एसी सर्किट्स को डिस्कस करें, लेकिन हम एसी सर्किट के अंदर क्या कनेक्ट करेंगे, इसके लिए हमें आज का लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक सर्किट एलिमेंट्स इन एसी सर्किट्स। के एसी सर्किट्स के अंदर वो क्या बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं जो हम कनेक्ट करेंगे और उनका बिहेवियर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 में हम लोगों ने डीसी सर्किट्स पढ़े। डीसी सर्किट्स में हम एक डीसी सोर्स यानी कि कोई बैटरी या सेल यूज करते थे, और जब उस बैटरी से करंट प्रोड्यूस होता था तो उस करंट को और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम एक रेजिस्टर कनेक्ट करते थे। इसलिए हम कहते हैं कि डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट को जो कंट्रोल करने वाली चीज है वो है एक रेजिस्टर। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये डीसी सोर्स नहीं बल्कि इसकी जगह होगा एक एसी सोर्स। अब ये एसी सोर्स जब करंट फ्लो करेगा तो उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रेजिस्टर तो है, लेकिन सिर्फ रेजिस्टर नहीं है, बल्कि हमारे पास कुछ और चीजें भी है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो आज का हमारा आर्टिकल है बेसिक सर्किट एलिमेंट्स, यानी एसी सर्किट में बेसिक जो चीजें हम यूज करते हैं वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए वो क्या है। डीसी सर्किट में वो सिर्फ रेजिस्टर था, लेकिन यहां क्या होगा, याद रखिएगा, पहला बेसिक सर्किट एलिमेंट है रेजिस्टर, यानी जो डायरेक्ट करंट में डीसी सर्किट्स में करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करता था वो एसी में भी वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करेगा, यानी रेजिस्टर यहां पर भी हम यूज करेंगे। लेकिन यहां पर जो दूसरी चीज हम यूज करेंगे वो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर भी हम लोगों ने पढ़ा। तो एसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए हम कैपेसिटर भी यूज करते हैं। और तीसरी चीज जो है वो हम यूज करेंगे इंडक्टर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब हम इन तीनों चीजों को सर्किट में बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई सिंबल तो चाहिए। इनका सर्किट सिंबल क्या है, याद रखिएगा, जहां मुझे रेजिस्टर बनाना है मैं रेजिस्टर को कुछ ऐसे बनाऊंगा आपके सामने। तो अगर मेरे पास एक एसी सोर्स के साथ ये सिंबल अटैच है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है। और स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के केस में जो हमारा सिंबल है, सर्किट सिंबल, वो कुछ ऐसे होगा। तो अगर मेरे एसी सर्किट्स के अंदर ये डिवाइस आपको लगी दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये एक कैपेसिटर है जो हम लोगों ने यहां पर कनेक्ट किया। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर सर्किट के अंदर इस तरह की डिवाइस आपको नजर आए तो एसी सोर्स के साथ अगर ये चीज लगी दिखाई दे तो आप समझ जाएगा कि ये इंडक्टर है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, रेजिस्टर के केस में क्योंकि इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी तो इसके साथ आर लिखा आएगा। कैपेसिटर की क्योंकि कुछ कैपेसिटेंस होगी तो इसके साथ सी लिखा हुआ नजर आएगा। इंडक्टर की क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस होगी तो इसके साथ आपको एल लिखा हुआ दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे से पूछें इनमें बेसिक फर्क क्या है तो मैं आपको कई फर्क बता सकता हूं, लेकिन बेसिक फर्क जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है स्टूडेंट्स, वो ये है कि रेजिस्टर की बात अगर मैं करूं ना तो रेजिस्टर करता क्या है। याद रखिएगा, रेजिस्टर डिसिपेट एनर्जी एज हीट। स्टूडेंट्स, ये असल काम है रेजिस्टर का। रेजिस्टर क्या करता है, एनर्जी डिसिपेट करता है, एनर्जी जाया करता है, खर्च करता है। मिसाल के तौर पर जब आप एक बल्ब जो है वो एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करें तो आप देखेंगे ये जो बल्ब है ये काफी गर्म हो जाता है। इसका मतलब इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो एज ए रेजिस्टर काम कर रहा है, यानी वो एनर्जी को एज ए हीट डिसिपेट कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब रेजिस्टर एनर्जी को खर्च करने वाली चीज है। लेकिन जरा तवज्जो से देखिए, कैपेसिटर और इंडक्टर में खास बात क्या है, ये एनर्जी डिसिपेट नहीं करते,
बल्कि कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। ये मेजर फर्क है। ये डिसिपेट करता है, जाया करता है, खर्च करता है। कैपेसिटर क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है एनर्जी। और इंडक्टर भी क्या करता है? इंडक्टर का भी यही काम है। तो इंडक्टर स्टोर एनर्जी। तो फिर फर्क क्या होगा अगर ये दोनों ही एनर्जी स्टोर करते हैं? तो बेसिक फर्क ये है स्टूडेंट्स कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के केस में मेरे पास दो प्लेट्स होती हैं और उन प्लेट्स के ऊपर हम सोर्स लगाकर चार्ज स्टोर कर देते हैं। आपको मालूम है जब ये चार्ज स्टोर हो जाता है तो ये जो ऑपोजिट चार्ज आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है बिटवीन द प्लेट्स, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्जेस को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बैटरी हटा दूं और बैटरी की जगह एक लोड लगा दूं तो वो जो सारा चार्ज स्टोर था वो फौरन ही लोड में से मूव करता हुआ दूसरी प्लेट की तरफ जाएगा। यानी कि बैटरी के ना होने के बाद भी कैपेसिटर ने आपको करंट दिया, एनर्जी दी। कैसे दी? वो जो चार्जेस को उसने स्टोर किया हुआ था वही आपको उसने वापस लौटा दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है और बैटरी जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो वापस आपको करंट दे सकता है, लेकिन वो एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में करता है? चार्जेस को किस फॉर्म में जोड़े रखता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, लेकिन अगली बात क्या हम कहेंगे? इन द फॉर्म ऑफ विच फील्ड? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये भी एनर्जी को स्टोर करता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है। ये एनर्जी खर्च करता है, एज ए हीट खर्च करता है। और स्टूडेंट्स इंडक्टर के केस में भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इंडक्टर के साथ अगर हम एक बैटरी अटैच करें और जब उसमें से करंट पास करें तो इंडक्टर भी कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। ये एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती है। यहां पर भी अगर आप थोड़ी देर के लिए बैटरी को डिस्कनेक्ट करें तो आप देखेंगे बैटरी के डिस्कनेक्ट होने के बाद भी चार्जेस थोड़ी देर के लिए फ्लो करेंगे। यानी कि ये भी आपको थोड़ी देर के लिए उसी तरह से करंट दे सकता है जिस तरह से कैपेसिटर दे रहा था, लेकिन इसने चार्जेस को जो होल्ड रखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में रखा। मैं इसकी थ्योरी में नहीं जाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं चैप्टर नंबर 15 में आप सेल्फ इंडक्टेंस के आर्टिकल को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें भी आप लोग जान जाएंगे कि इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, बट कैसे? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर तो करता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो ये तीन बातें इनमें मेजर फर्क करती हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन तीनों को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। नंबर वन, एनर्जी को जाया करने वाली चीजें रेजिस्टर्स, एनर्जी को स्टोर करने वाली चीजें कैपेसिटर और इंडक्टर, और फिर फर्दर इनको डिवाइड कर सकता हूं कि एक एनर्जी स्टोर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, एक एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया इनका तारुफ। अब जरा देखते हैं इनके कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। रेजिस्टर का काम क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया कि ये एनर्जी डिसिपेट करता है, तो हम यहां से इसका यूं काम भी बता सकते हैं। पहले मैं ये पॉइंट्स बनाता जाऊं ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टर का क्या काम है? रेजिस्टर बेसिकली करंट को अपोज करता है, रेजिस्टेंस देता है करंट के फ्लो को। तो ये हमारे पास रेजिस्टर का बेसिक काम है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टर क्या करता है जी? एक्चुअली में अपोजेज करंट। अब ये जो इसका काम है ना करंट को अपोज करना, इसकी जो एबिलिटी है अपोज करने की उसे हम कहते हैं ये इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इसकी एबिलिटी क्या है? एनर्जी डिसिपेट करना, करंट को रोकना, अपोज करना। तो हम कह सकते हैं एबिलिटी अपोज करंट is called resistance। तो रेजिस्टर की एक एबिलिटी है करंट को अपोज करने की, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस।
यानी जो उसका काम है वो काम कितना अच्छा कर सकता है ये हमें बताएगा उसकी रेजिस्टेंस। जितनी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी इसका मतलब वो उतना करंट को अपोज करेगा, उतना ज्यादा एनर्जी डिसिपेट करेगा। इसका काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना। ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता होगा? तो कोई क्वांटिटी तो हमें ये भी बताएगी ना। जो क्वांटिटी ये बताएगी ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस फिर क्या हुआ? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसे हम C कह देते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस को R कह देते हैं। और फिर स्टूडेंट्स इसका काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना, ईएमएफ इंड्यूस करना, ताकि जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये अपनी वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो करंट की फॉर्म में आपको दे। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एबिलिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो हम यहां पर आसान अल्फाज में कह सकते हैं एबिलिटी टू इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। देखें ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ यहां पर इसका काम समझाने के लिए सेल्फ इंडक्शन को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन कंपैरिजन में हम लोगों ने क्या सीखा? इन तीन कंपैरिजन में हम लोगों ने सीखा कि इसका काम ये था, इसका काम ये था, इसका काम ये था। ये अपना काम कितना अच्छा कर सकता है, कितनी एबिलिटी है, इसकी रेजिस्टेंस से पता चलेगा। कितना, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना ये करंट को ज्यादा अपोज करेगा, उतना ये ज्यादा एनर्जी डिसिपेट करेगा, खर्च करेगा। इसका काम है एनर्जी स्टोर करना, कितना कर सकता है कैपेसिटेंस से पता चलेगा। जितनी कैपेसिटेंस ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, उतना ज्यादा चार्जेस स्टोर कर सकता है। इसका काम है एनर्जी स्टोर करना मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, ईएमएफ इंड्यूस करना दूसरे अल्फाज में। ये कितना ईएमएफ इंड्यूस कर सकता है, ये कितना अच्छा है इस काम में, ये बताएगा सेल्फ इंडक्शन। जितनी एल की वैल्यू, सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू ज्यादा, उतनी ये ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो है वो क्या किरदार अदा करती है। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इन सारी चीजों की अपनी अपनी फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब हम रेजिस्टर लगाते हैं तो ओहम्स लॉ फंडामेंटल चीज है। तो रेजिस्टर के केस में याद रखिएगा सबसे बेसिक इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू IR। यह है बेसिक इक्वेशन जब हमारे पास रेजिस्टर होगा। तब जब कैपेसिटर यूज होगा तो सबसे सिंपल, सबसे बेसिक इक्वेशन होगी Q इज इक्वल टू CV, और यह भी आप लोगों ने पढ़ी है। जब हमारे पास इंडक्टर यूज होगा तो सबसे बेसिक इक्वेशन होगी E इज इक्वल टू L डेल I ओवर डेल T, जहां L सेल्फ इंडक्शन है। मैं इसको सेल्फ इंडक्शन बोल रहा हूं, ये एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस है स्टूडेंट्स। इसको गलती से सेल्फ इंडक्शन मैंने बोला है तो इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलना है। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिनन, सेल्फ इंडक्टेंस जो है इस क्वांटिटी को कहते हैं। तो बहरहाल ये जो L है ये सेल्फ इंडक्टेंस है, और याद रखिएगा ये जो E है ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो आप लोगों ने देखा ये वो बेसिक इक्वेशंस हैं। अगर रेजिस्टर होगा तो ये इक्वेशन, कैपेसिटर होगा तो ये इक्वेशन, और इंडक्टर होगा तो ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन मैंने डायरेक्ट इसलिए बताई है क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ी है। चैप्टर 12 में ये इक्वेशन पढ़ी है, चैप्टर 13 में ये इक्वेशन पढ़ी है, और चैप्टर 15 में आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी है। तो इसका मतलब ये कोई नई चीजें नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमारे पास सबकी अपनी अपनी फंडामेंटल इक्वेशंस हैं। तो अगर मैं दोबारा से एक बात कह दूं वो ये है कि हमारे पास इन सब का एक प्राइमरी काम है, एक मेजर जॉब है। इसकी मेजर जॉब है करंट को अपोज करना, इसकी मेजर जॉब है एनर्जी स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी मेजर जॉब है एनर्जी स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दो जॉब्स करती हैं। ये थोड़ी सी गरीब समझ लें आप इसको, तो ये पार्ट टाइम भी एक जॉब करती हैं। इसका तो एक ही जॉब है ना, लेकिन ये दोनों असल जॉब क्या है इनका? एनर्जी स्टोर करना, चार्जेस स्टोर करना,
ईएमएफ इंड्यूस करना। लेकिन इन दो कामों के अलावा ये दोनों चीजें पार्ट टाइम भी एक काम करती हैं, और पार्ट टाइम इनका काम क्या है, ये करंट को भी अपोज करती हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों का एक और काम आपको बता रहा हूं, और वो क्या है कि ये भी करंट को अपोज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर वो तो इसका काम नहीं था, ये करंट को अपोज करना किसका काम है, रेजिस्टेंस को। लेकिन स्टूडेंट्स इसका तो प्राइमरी काम है ना, इनका प्राइमरी काम नहीं है ये, इनका असल काम ये है एनर्जी स्टोर करना। लेकिन पार्ट टाइम जहां भी ये लगे होंगे करंट को भी अपोज करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने नोट करनी है। अब क्वेश्चन ये है करंट को कितना अपोज करेंगे, और उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, क्या इनकी ऑपोजिशन को रेजिस्टेंस कह दें? नहीं स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो है ना वो सिर्फ ये जो करंट को अपोज करेगा ना और एनर्जी को जाया करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। हर ऑपोजिशन को रेजिस्टेंस नहीं कहते, वो ऑपोजिशन जिसमें हीट जनरेट हो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फिर इनकी जो ऑपोजिशन होगी करंट को, उसको मैं क्या बोलूंगा? तो आइए स्टूडेंट्स मैं बताता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कैपेसिटर का एक और काम है, और वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। कैपेसिटर कैन अपोज करंट, कैपेसिटर करंट को भी अपोज कर सकता है। इसकी ऑपोजिशन को क्या कहते हैं? उसकी ऑपोजिशन को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है जी, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? इसका सिंबल याद रखना, एक्स सी, एक्स सी। तो व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन offered by capacitor। किसको? टू फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के बहने के दौरान करंट को अपोज अगर कैपेसिटर करे तो मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, है तो ये ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन का यूनिट क्या होता है? ओहम। तो याद रखिएगा हमारे पास इसका यूनिट जो है वो ओहम है। यूनिट से मुझे याद आया, मैं आपको बताता चलूं कि जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है इसको हम ओहम्स में मेजर करते हैं, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है इसको हम फैराड में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट है। और इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होती है इसका ऐसा यूनिट है हेनरी। ये भी चीजें पढ़ी हम लोगों ने, सिर्फ मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं कुछ इस तरह से, ताकि ये जो चैप्टर 16 में आगे हम लोगों ने पढ़ना है वो आपको प्रॉब्लम ना करे वहां पर। स्टूडेंट्स इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर जो है उसकी असल जॉब क्या है, एनर्जी स्टोर करना। लेकिन ये भी अपनी असल जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम भी जॉब कर रहा है, और वही जॉब कर रहा है कि ये भी करंट को अपोज करता है। और इसकी ऑपोजिशन को भी मैं वो रेजिस्टेंस नहीं कह सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टर की ऑपोजिशन को कहेंगे, इसकी ऑपोजिशन को मैं कहूंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल वही डेफिनेशन है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर, किसको? टू फ्लो ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल क्या होगा? एक्स, और साथ छोटा सा एल आ जाएगा, जिसका मतलब है कि इंडक्टर की बात चल रही है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि ये कैपेसिटिव रिएक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी दो ऑपोजिशंस है। यानी कि अगर मैं से कोई पूछे कि करंट को कितनी मुखालफत का, कितनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा दो किस्म की ऑपोजिशंस का। एक ऑपोजिशन जो रेजिस्टर देगा, जिसे मैं रेजिस्टेंस कहूंगा, और एक ऑपोजिशन वो होगी जो कैपेसिटर या इंडक्टर देगा, उसे मैं रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा, उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहूंगा कैपेसिटर के केस में, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहूंगा इंडक्टर के केस में। और उसका यूनिट याद रखिएगा दोनों का ओहम ही होगा, क्योंकि ऑपोजिशन
जो करंट को मिलती है उसको हमेशा किस में मेजर करते हैं? ओहम्स में मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स आखिरी बात अब बताऊंगा आपको, और वो आखिरी बात क्या है? देखिए, ओहम्स लॉ पढ़ा हम लोगों ने। ओहम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V ओवर I। अच्छा, आप इसको पढ़ते हैं R इज इक्वल टू V ओवर I। एक्चुअली में इसको पढ़ना यूं चाहिए, R क्या है? ऑपोजिशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। असल में इसको यूं पढ़ें कि ऑपोजिशन निकालनी हो कि करंट को कितना अपोज किया जा रहा है, तो उसका आसान तरीका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं ये ऑपोजिशन, ये भी तो ऑपोजिशन ही है ना, अगर ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं यही तरीका क्यों ना यहां पर लगाऊं। इस सूरत में मैं कह सकता हूं एक्स सी यानी ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, ऑपोजिशन तो बराबर होती है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V ओवर करंट यानी कि I। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हम एसी सर्किट्स पढ़ेंगे तो जब भी हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू की बात करेंगे तो हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू की। तो यहां पर मैं V के साथ RMS, I के साथ RMS। और स्टूडेंट्स ये है वो फॉर्मूला, लेकिन मैं मजीद इसको लिख सकता हूं 1/2 पाई FC। अब आपने ये नहीं पूछना कि ये कहां से आया, ये आगे यूज होगा फॉर्मूला, मैं आपको यहीं पर ही बता रहा हूं। तो XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। और स्टूडेंट्स इंडक्टर के केस में भी इसी तरह से हम XL फाइंड आउट कर सकते हैं, और XL किसके बराबर होगा? वही तरीका V ओवर I। तो यहां पर भी V ओवर I, लेकिन RMS वैल्यूज, इसका है आंसर 2 पाई FL। तो बस ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का आर्टिकल है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये चीजें आपको यहां पर इतनी ज्यादा डिटेल में क्यों बताई हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आज से हम जो आगे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे उनमें हम सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। कहीं सिर्फ रेजिस्टर लगा होगा, सिर्फ कैपेसिटर लगा होगा, सिर्फ इंडक्टर लगा होगा, या दो लगे हो सकते हैं, रेजिस्टर और कैपेसिटर इकट्ठे, या रेजिस्टर और इंडक्टर इकट्ठे, या इंडक्टर और कैपेसिटर इकट्ठे, और यह भी मुमकिन है कि हमारे पास तीनों लगे हों, रेजिस्टर भी, कैपेसिटर भी, इंडक्टर भी। इस सूरत हाल में अगर आप सर्किट को सही तरह से एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं कि ये क्या करता है, इस पे कौन सी इक्वेशन लगती है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, इसका असल काम क्या है, इसका पार्ट टाइम काम क्या है, और इसकी इक्वेशन क्या है, बिल्कुल इसी तरह से सारी बातें उसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स एक आखिरी बात मेरे जहन में आ रही है, वो भी बताना चाहूंगा। आप लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला यहां पर मिलता है V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V ओवर I। यहां भी इसकी ऑपोजिशन V ओवर I, इसकी ऑपोजिशन भी V ओवर I, लेकिन इसमें मैंने फर्दर लिखा ये वाला चीज जिसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है करंट की, इसको मैंने फर्दर लिखा इस तरह से जिसमें फ्रीक्वेंसी आ रही करंट की, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं बन रहा जिसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी मैं 50 हर्ट्ज का एक सोर्स लगाऊं और ये 20 ओम का रेजिस्टर है, मैं इस 50 हर्ट्ज की बजाय 60 हर्ट्ज का सोर्स लगा दूं तो क्या वो 20 ओम की रेजिस्टेंस कम होगी? क्या ज्यादा होगी? नहीं, बल्कि वो 20 ओम्स ही रहेगी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन क्या कैपेसिटर और इंडक्टर को पड़ता है? यस, उसके फार्मूला में भी फ्रीक्वेंसी आ रही है करंट की, इसके फार्मूला में भी फ्रीक्वेंसी आ रही है करंट की। तब आप सोचेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से करंट कम होगा या फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से करंट ज्यादा होगा। ये आज का आर्टिकल नहीं है। ये जब मैं आपको सर्किट्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर कैपेसिटर के सर्किट में हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को फ्रीक्वेंसी के साथ क्या फर्क पड़ता है, और इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस को फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ता है, ये वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन बस आप लोगों ने याद रखना है कि रेजिस्टर जो है उसको फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि कंपैरिजन की फॉर्म में आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ये नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप लोगों ने ये चीजें याद करनी है। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए